चलो एनीहाउ, तो कल बच्चे मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था जहां पे देयर वाज अ डिस्क, अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन मैंने एट द एंड आप लोगों को दिया था कि यहां से इस डिस्क से एट अ डिस्टेंस x एक चार्ज q यहां पे प्लेस्ड है, राइट? दिस वाज द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड, ठीक है ना? और आपको इस डिस्क से फ्लक्स को इवैल्यूएट करना था। यू नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क, राइट? अर्श बेटा कैमरा ऑन कर लो बच्चे। तो देखो, अगर इस पॉइंट चार्ज की वजह से हम बात करें तो आपको पता है इस पॉइंट चार्ज की वजह से बहुत सारे फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे होंगे। देयर आर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस व्हिच विल बी कमिंग आउट ऑफ दिस चार्ज q, राइट? और अगर हम इस डिस्क का एक एलिमेंट कट कर लें, लेट्स से कि अगर हम यहां पे इसका एक एलिमेंट कट करें तो इस डिस्क का जो एलिमेंट बच्चे कट होगा, आपको पता है कि डिस्क का एलिमेंट हम हमेशा क्या कट करते हैं? रिंग। तो ये रिंग हमने यहां पे कट कर लिया। दिस रिंग इज गोइंग टू हैव सम सर्टेन थिकनेस। भाई इस रिंग का कुछ थिकनेस होगा, राइट? लेट्स से दैट थिकनेस इज dy। इस रिंग के थिकनेस को मैंने यहाँ पे dy लिया, राइट? और इस रिंग का जो रेडियस है, बिकॉज सी इफ इट्स अ रिंग तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इस रिंग का अपना एक सर्टेन रेडियस भी होगा। सो विल ऑल्सो सपोज कि भाई यहाँ पे जो इसका रेडियस है, अगर थिकनेस dy लिया है मैंने, तो रेडियस को बच्चे मैं यहाँ पे y लूंगा। लेट्स से इसका जो रेडियस होगा वो y हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इस रिंग के एरिया वेक्टर की बात करूं, आई विल टॉक अबाउट द एरिया वेक्टर ऑफ दिस रिंग। अगर मैं यहां पे एरिया वेक्टर की बात करूं तो बच्चों इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा? इस डायरेक्शन में, क्योंकि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल। दिस इज व्हाट आई टॉट यू, राइट? कि एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है बच्चों? आउटवर्ड नॉर्मल होता है, राइट? तो जब भी हम एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होगा, और ये एन कैप मैंने यहां पे दिखा दिया। फाइन। तो अब अगर इस पॉइंट चार्ज Q के वजह से बच्चों हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो देखो, फील्ड लाइन अगर इस तरीके से यहां पे इस एलिमेंट के लिए जाएगी इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इस डायरेक्शन में जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप यू मस्ट हैव गॉट दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि चार्ज की वजह से इस एलिमेंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड विल गो अलोंग दिस डायरेक्शन, क्योंकि जो पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस ऐसे ट्रेवल कर रहे होंगे, ऐसे कॉनिकल शेप में। कॉनिकल शेप में फील्ड लाइंस यहां पे जाएंगे ऐसे, राइट? तो ये यहां पे हमारा क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, राइट? नाउ लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो ऑफ कोर्स यहां पे आप इसको भी थीटा कह सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में अगर आप ढंग से देखो तो यहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है, एंड दिस एंगल इज व्हाट आवर थीटा। तो दैट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, राइट? तो ये जो स्मॉल एरिया मैंने यहां पे लिया बच्चों, ये जो स्मॉल एरिया है, इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो भी स्मॉल होगा। ऑफ कोर्स अगर आपने एक स्मॉल एलिमेंट कट किया है तो यहां पे जो फ्लक्स होगा वो भी स्मॉल होगा। तो इस स्मॉल फ्लक्स को अगर मेरे प्यारे बच्चों हम डिफाइन करें तो यू नीड टू राइट डाउन दिस फॉर्मूला, दैट इज E cos थीटा इनटू ds। लॉजिक क्लियर है? तो फ्लक्स को हम यहां पे E cos थीटा इनटू ds से डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दैट यू कैन सी हियर कि ये जो एंगल बना है ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, राइट? तो अब अगर बच्चे हम यहां पे फर्दर बात करें और इस स्मॉल फ्लक्स को डिफाइन करने की कोशिश करें तो देखो, इस पॉइंट चार्ज की वजह से ये जो पॉइंट है ये कितने डिस्टेंस पे है? तो इसका डिस्टेंस यहां पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि ए तो बेटा देखो ए इज द रेडियस ऑफ अ होल रिंग, बट जो होल डिस्क, जो ये रिंग आपने कट किया इसका रेडियस क्या था?
अगर मैं यहां से यहां तक के डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस तो y था ना और ये x था, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एकदम प्यार से समझेंगे इसको हम, एंड देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। देखो, तो E को अगर आप लिखना चाहोगे तो E को आप के क्यू डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आप यहां पे लिख सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड दिस इज व्हाट वी हैव अप्लाइड। एंड इन दिस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों cos थीटा यहाँ पे क्या हो, तो cos थीटा यू बेटर नो इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज। भाई cos थीटा यहाँ पे क्या होगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अगर इस cos थीटा को हम रिप्लेस कर ले तो वी कैन राइट लाइक दिस, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। Now it's time to define the area of this elementary strip. वीडियो ब्लड आ रही है? हाँ सर, थोड़ी दिखाई नहीं दे रहा, मतलब सबको ब्लड आ रही है? सबके लिए ब्लड आ रही है बेटा? यस सर। आनी तो नहीं चाहिए यार, नेट की स्पीड तो ठीक ही आ रही है। एक सेकेंड, अब क्लियर है? ठीक है। नहीं सर, अभी भी नहीं है? सर ढंग से नहीं दिख रहा। अच्छा एक मिनट, अब ये दिख रहा है? इसमें ब्लू वाला दिख नहीं रहा आपका फोन? अब ये बेटर है। ये बेटर है? ठीक है भाई, ये बेटर तो इस पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो यहाँ पे ना अगर बच्चों हम बात करें तो यहाँ पे वी हैव टू डिफाइन डी वाई, सॉरी ds। तो इस ds को हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा, राइट? तो अगर इस ds को हम यहाँ पे डिफाइन कर लें तो ये ds यहाँ पे क्या होगा, तो ds इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ दिस स्मॉल स्ट्रिप। ये जो स्मॉल स्ट्रिप हमने यहाँ पे कट किया, एंड दिस स्मॉल स्ट्रिप, यानी इफ आई एम गोइंग टू डिफाइन दिस एरिया, तो इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया बच्चों क्या होगा, 2 पाई वाई इंटू डी वाई। ऐसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कभी भी अगर इस एलिमेंट्री स्टेप का अगर हम एरिया डिफाइन करें तो जो ds होगा दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई वाई इंटू डी वाई, राइट? तो देखो यहां पे वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ व्हाट आवर ds, एंड ds इज 2 पाई वाई डी वाई। तो हमने यहां पे रिप्लेस कर दिया। अब आपके सामने एक बड़ा लेंदी सा एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, एंड वी नीड टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तभी आंसर हमारे पास आएगा। आप पहले यहां तक लिख लो, फिर मैं स्क्रीन चेंज करूंगा। एक बार लिख लो इसको यहां तक। आई रिपीट, जो एक्सप्रेशन आया है फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास, दैट इज डी फाई इक्वल टू के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2 pi y dy. So this is the expression that we got here in this case. स्क्रीन विजुअल है बच्चे? अब क्लियरिटी है? देखो तो जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया वो एक्सप्रेशन आया डी फाई इक्वल टू के क्यू, इनफैक्ट के को हम यहाँ पे अगर चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो दिस इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे रूट खत्म हो जाएगा
यू विल हैव दिस इनटू यहां पे ये आएगा आपका x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पे बच्चों था हमारे पास 2 पाई वाई डी वाई, है ना, ये एक्सप्रेशन आ गया था हमारे पास। अब यहां पे अगर बच्चों हम बात कर ले तो ये 2 पाई से 2 टाइम से कैंसिल, है ना, तो यहां से आपके पास अब क्या आएगा, देखो क्यू एक्स यहां पे कांस्टेंट है और इसको हम यहां पे बाहर रखेंगे, बाकी जो आपके पास है दैट इज वाई डी वाई अपॉन यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. So this is the expression that we are going to have and this is your d phi. तो यहां पे इसको हम 0 से लेके phi तक और इसको हम 0 से लेकर के a तक इंटीग्रेट करेंगे। So once you do the integration you will be able to get the answer. कायदे से अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स यहीं पे खत्म हो गया था। फिजिक्स वाज ओनली e cos थीटा इनटू ds। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट उतना ही था, जहां पे आपने e को सब्स्टिट्यूट किया, cos थीटा को सब्स्टिट्यूट किया, ds को सब्स्टिट्यूट किया, आपका जो फिजिक्स का काम था वो ओवर हो चुका था। अब यहां के बाद आपके मैथ्स का काम स्टार्ट होता है। सो नाउ द एंटायर मैथमेटिक्स इज गोइंग टू सॉल्व दिस। दिस सॉल्यूशन विल लुक लिटिल लेंथी टू यू बट ट्रस्ट मी, आधे घंटे बाद इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक लाइन में इसका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, जस्ट हाफ एन आवर बाद। अभी इसके बाद हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आगे लेके चलेंगे, गॉसेस लॉ वगैरह जब डिस्कस करेंगे तो गॉसेस लॉ के अंदर मैं आपको इसी क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर एक लाइन के अंदर आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो इसलिए फिलहाल अभी ये एक तरीके से सब्जेक्टिव अप्रोच है, इसको आप देखो, ठीक है, सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी होगा बट बाद में आप इसी क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड आप सॉल्व कर लोगे। देखो यहां पे वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंटीग्रेशन का भी ना, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है एंड वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे इसको हम टी लेट कर लेंगे, या इनफैक्ट यू कैन लेट टी स्क्वायर, आप इसको टी स्क्वायर लेट कर लो, राइट। अब अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ले तो देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि x यहां पे एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, क्योंकि हम यहां पे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं। t स्क्वायर का 2t होगा बट यहां पे एक टर्म आ जाएगा dt बाय dy, ये 2 कैंसिल, तो कायदे से जो आपका y dy होगा इसको आप t dt से रिप्लेस कर पाओगे। y dy can be replaced by t dt। देखो वी आर यूजिंग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यहां पे d phi के बदले क्या आ जाएगा आपका phi। अब यहां पे आप पहले सब्स्टिट्यूट कर लो qx अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, और यहां पे y dy को आप लिख सकते हो t dt, और नीचे यहां पे आ जाएगा t क्यूब, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप जब टी स्क्वायर पुट करोगे तो टी स्क्वायर पुट करने के बाद आपके पास आएगा टी क्यूब। तो ध्यान देना यहां पे क्यूएक्स बाई 2 इप्सिलॉन नॉट सॉल्व करके आपके पास आएगा टी रेज टू पावर -2 इंटू डी टी। अब देखो क्योंकि आपने यहां पे वाई डी वाई को टी के टर्म में चेंज किया तो लिमिट भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। जो लिमिट की वैल्यू, जो इंटीग्रेशन की लिमिट की वैल्यू होगी बच्चों वो भी यहां पे चेंज हो जाएगी। सो द वैल्यू ऑफ लिमिट इज आल्सो गोइंग टू गेट चेंज। अब लिमिट को हम चेंज कैसे करेंगे तो ध्यान देना, यहां पे जब ये 0 था यानी जब y 0 था तो t की वैल्यू क्या आएगी, तो टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी t की वैल्यू क्या आ गई x, तो यहां पे लोअर लिमिट क्या आ जाएगा x। सिमिलरली अगर हम यहां पे t को a पुट कर लें, सॉरी y को a पुट कर लें तो t यहां से क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो द फाइनल लिमिट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस इज द लिमिट दैट वी नीड टू सब्स्टिट्यूट हियर। अब अगर हम यहां पे अगर बच्चों हम सॉल्व करें तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर, it is qx divide by 2 epsilon naught
और टी रेस टू पावर -2 का जो इंटीग्रेशन आएगा वो -1/t आ जाएगा, लिमिट x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास आ गया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वंस यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा दैट इज qx डिवाइड बाय 2 epsilon naught, and once you are going to put the limit, so you are going to have 1 by x minus 1 by under root x square plus a square। अब अगर इस x को हम यहां पे अंदर भेज दें, इस x को अगर आप अंदर भेज दो, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास यहां पे जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा फाई इक्वल टू क्यू बाय 2 epsilon naught 1 minus x upon under root x square plus a square। So this is going to be the answer for electric flux। तो ये फ्लक्स का आंसर बच्चों आपका यहां से निकल के आता है। तो सॉल्यूशन लेंदी इसलिए हुआ बिकॉज वी हैव यूज्ड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दिस द रीजन इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी हो गया, राइट। अदरवाइज मतलब दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। आपको बताऊंगा अभी कैसे इसको जल्दी जल्दी हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इस अप्रोच से अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे भाई एमसीक्यू टेस्ट में, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम, और इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। तो इसको मैं सॉल्व करने का दूसरा तरीका ही बताऊंगा। लिख लो, अदिति एंड ध्रुव कैमरा ऑन करो बच्चों। ध्रुव कैमरा ऑन करो बेटा। तो इसमें जो समझने वाली बात थी मेनली कि हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर फ्लक्स। तो डी फाई इक्वल टू जो हमने ई कॉस थीटा डी एस अप्लाई किया था एलिमेंट कट करके, वही मेन समझने वाला मैटर था। बाकी तो बेटा सारा का सारा आपका मतलब तरीके से अगर हम बात करें तो सारा सारा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है। इसको लिखो, एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन दिस कॉन्सेप्ट यू कैन आस्क। हाँ जी बेटा। अरे कैसे पता चलता है कि मतलब इसमें सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन ये बेटा इंटीग्रेशन के बाद ही पता लगेगा आपको, क्योंकि जब तक आप इंटीग्रेशन नहीं पढ़ोगे ना यू विल नॉट बी एबल, क्योंकि इसको ना नॉर्मल तरीके से आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे। तो हमें इसको मेनली लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करना था कि ताकि इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। सो दिस इज व्हाई आई हैव यूज्ड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो ये चीजें ना जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे ना तब जाके क्लियर होगी। सॉरी। चले बच्चों आगे चले।
अरे तो वैसे भी आ सकते हैं ना, मतलब डायरेक्ट तो आपने टेस्ट का मैं फॉर्मूला बनाया था। नहीं, डिस्क वाला फॉर्मूला से कोई लेना देना नहीं बेटा। एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम आ जाता है, एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सेम आता है, बट इसका डिस्क वाले से कोई लेना देना नहीं है। ये ऑलमोस्ट आपको दिखेगा वैसा ही, तो इसलिए यू गेट कंफ्यूज। मुझे पता था कि आपको कंफ्यूजन होगी कि डिस्क वाला जैसा आंसर आया यहाँ पे, बिल्कुल एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सेम है, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली सेम। देव कैमरा ऑन करो बेटा, देव सेठी, स्विच ऑन योर कैमरा। हाँ, कैमरा ऑन करो बेटा देव। और कल कहाँ थे देव? देव स्विच ऑन योर कैमरा। देखो, सर आपको चेक है मेरा उधर ऑडियो कनेक्ट हो रहा था। हाँ जी, देव मैं कह रहा था कैमरा ऑन करो बेटा, कैमरा। देखो, अब यहां पे ना एक छोटा सा क्वेश्चन और देखता हूं इसको कौन सॉल्व कर सकता है। ध्यान दो, यहां पे ना एक रेक्टेंगुलर शीट को हमने ऐसे प्लेस कर दिया, आप देख सकते हो। द रेक्टेंगुलर शीट हैज प्लेस लाइक दिस। दिस इज द रेक्टेंगुलर शीट दैट वी हैव प्लेस्ड, राइट। इसका डायमेंशन गिवन है यहाँ पे, दिस इज बी एंड दिस इज एल। सो दिस इज द रेक्टेंगुलर शीट, ये रेक्टेंगुलर शीट है। अब ये जो शीट है ना, दिस मेक्स एन एंगल थीटा है, ये एंगल यहाँ पे थीटा बना रहा है, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल यहाँ पे थीटा बना रहा है। सो इट इज मेकिंग आउट एन एंगल थीटा। फाइंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर फॉर दिस रेक्टेंगुलर शीट। आपको मैंने कल एरिया वेक्टर निकालना सिखाया था ना, तो आपको इस शीट के लिए इसके एरिया वेक्टर को डिफाइन करना है। आपको यहां पे इस शीट का एरिया वेक्टर डिफाइन करना है। एरिया वेक्टर पे कल हमारी डिस्कशन हुई थी, वी हैड अ डिस्कशन अबाउट द एरिया वेक्टर। तो आपको यहां पे इस शीट का एरिया वेक्टर डिफाइन करना है, राइट। सो दिस इज द रेक्टेंगुलर शीट, इसका डायमेंशन यहां पे गिवन है, ब्रेथ इज बी, लेंथ इज एल। what all you need to define, you have to define the area vector for this particular rectangular sheet. This sheet is making an angle theta with respect to your x direction. तो x के साथ ये यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है, और आपको यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर डिफाइन करना है। सो डिफाइन एरिया वेक्टर फॉर दिस। देव तुमने कैमरा ऑन नहीं किया बेटा, कैमरा ऑन करो बच्चे। इट इज मैंडेटरी टू स्विच ऑन द कैमरा। हाँ, करो करो। देखो किसको एरिया वेक्टर कितना समझ में आया था। बेटा इसका ब्रेथ बी है, लेंथ एल है, ब्रेथ बी है, लेंथ एल है, और एंगल थीटा पे प्लेस है। आपको इसका एरिया वेक्टर डिफाइन करना है। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप निकाल पाओगे इसके एरिया वेक्टर को। एंड द एरिया वेक्टर यू आर गोइंग टू गेट इन टर्म्स ऑफ आई जे के, क्योंकि मैंने आपसे एरिया वेक्टर पूछा, ध्यान रखिए। आई आस्क्ड यू अ एरिया वेक्टर।
देखो इतना तो आपको पता ही है कि एरिया वेक्टर कहीं अगर थीटा एंगल पे है तो कहीं इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, कुछ ऐसा आउटवर्ड नॉर्मल होगा, इस प्लेन के आउटवर्ड नॉर्मल जाएगा ऐसे, राइट। मान लो ये O था, ये A था, ये B था, ये C था, राइट। कायदे से अगर हम बात करें तो भाई इसका जो एरिया वेक्टर वेक्टर A होगा, दिस वुड बी डिफाइंड बाय OA क्रॉस OC। बोलो ऐसा है या नहीं है? अगर आप OA क्रॉस OC निकाल लो तो यू आर गोइंग टू हैव द आंसर ऑफ एरिया वेक्टर। OA क्रॉस OC, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि OA और AC OC का क्रॉस प्रोडक्ट एरिया वेक्टर आपको यहाँ पे आउटवर्ड नॉर्मल देगा, राइट। नाउ इफ आई डिफाइन OA वेक्टर, ध्यान देना बच्चों, अगर OA वेक्टर को हम यहाँ पे डिफाइन कर लें तो ट्रीटिंग ब्रेथ एज लेंथ वेक्टर, आप इसको यहाँ पे B cos थीटा I कैप प्लस B sin थीटा K कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। भाई OA वेक्टर को आप यहाँ पे B cos थीटा I कैप प्लस B sin थीटा K कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे OC वेक्टर को लिखें तो OC वेक्टर कैन बी डिफाइंड एज L इंटू जे कैप। आपको दिख रहा होगा भाई ये L इंटू जे कैप होगा क्योंकि इट इज लाइंग अलोंग y डायरेक्शन, तो इसको आप यहाँ पे L इंटू जे कैप लिख सकते हो। अब आपको करना क्या है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, यानी OA क्रॉस OC निकालना है। तो भाई OA क्रॉस OC का आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो इफ आई एम गोइंग टू फाइंड OA क्रॉस OC तो भाई I क्रॉस, यहाँ पे देखो ये I क्रॉस J क्या देगा K, यानी LB cos थीटा K कैप प्लस K क्रॉस J यहाँ पे क्या देगा माइनस I कैप। अगर हम K क्रॉस J को निकालें, देखो ना भाई J क्रॉस K क्या देता है, J क्रॉस K गिव्स यू I कैप। तो यहाँ पे जो आपका ये K क्रॉस J होगा, अगर हम K क्रॉस J की बात करें तो दिस विल गिव यू माइनस I कैप, यानी कायदे से अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो दिस विल बी डिफाइंड बाय माइनस LB साइन थीटा और यहां पे क्या आ जाएगा आपका I कैप। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द एरिया वेक्टर। तो एक बार ये OA वाला OA वेक्टर वाला क्या दोबारा बताओ। देखो ना OA बेटा क्या था, ये B था, इस B का एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, यही होगा। तो आई हैव रिजॉल्व B cos थीटा इधर, B sin थीटा इधर, तो आई हैव रिटन द वैल्यू फॉर व्हाट एवर वेक्टर OA। तो वेक्टर OA के लिए वैल्यू यहां पे लिख दीजिए। तो मेरे हिसाब से अब एरिया वेक्टर का फंडा और अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। तो कभी भी कोई शीट वगैरह अगर एंगल पे हो तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। और मीटिंग ओवर होते बेटा दोबारा ज्वाइन कर लेना, रीज्वाइन कर लेना। और आपने देखा होगा कि मैंने आज असाइनमेंट शेयर किया था, जो असाइनमेंट मैंने शेयर किया है वो आपके बुकलेट का ही है। तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं, यू विल बी फाइंडिंग आउट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ, यू विल बी फाइंडिंग आउट क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो वो दोनों असाइनमेंट भी सॉल्व कर रहे हैं, साथ में मैंने डाइपोल और फ्लक्स और गॉसेस लॉ के ऊपर भी असाइनमेंट शेयर कर दिया है। तो यू विल हैव टू सॉल्व ऑल द असाइनमेंट, सबका आंसर की भी मैंने शेयर कर दिया है। तो डोंट फॉरगेट टू सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस। मतलब आज के बाद अब ऑलमोस्ट आप सारे क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट कर पाओगे, तो आपने वो करना है, छोड़ना नहीं है। आओ आगे चलते हैं। तो अब बच्चों हम बात करेंगे यहां पे अबाउट गॉसेस लॉ। फ्लक्स हमने अच्छे तरीके से कर लिया, एरिया वेक्टर भी हमें समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे अबाउट गॉस लॉ। सो गॉसेस लॉ मतलब अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि देखो गॉसेस ने
कोई बहुत यूनिक चीज हमें एक्सप्लेन नहीं की थी। अगर मैं गॉसेस की बात करूं तो गॉसेस ने हमें एक दूसरा तरीका दिया था कि आप नॉर्मल देखो, जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आ जाए, आप रिंग की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते हो, आप रॉड की वजह से भी जानते हो, आप स्फीयर की वजह से भी जानते हो, आप डिस्क की वजह से भी जानते हो, हर पर्टिकुलर फिगर की वजह से यू नो हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉसेस ने भी कोई बहुत यूनिक चीज नहीं दिया, बट यस ही हैज डिफाइंड अदर मेथड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किसी भी एक हाईली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इवैल्यूएट करना चाहते हो तो उस केस में आप गॉसेस लॉ को भी यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि गॉसेस लॉ बेटा था क्या। तो राइट डाउन द स्टेटमेंट फॉर गॉसेस लॉ, आप लिख लो, रजिस्टर पेन आपके पास होगा, प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर गॉसेस लॉ। लिखिएगा अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ देखिए द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखिएगा वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख लेना ब्रैकेट में, राइट डाउन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ब्रैकेट, पासिंग थ्रू अ गॉसियन सरफेस। गॉस ने अपना एक सरफेस भी डिफाइन किया था हर टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वैसे सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ब्रैकेट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through Gaussian surface is always equal to the 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed by Gaussian surface, of the total charge enclosed by Gaussian surface, enclosed by Gaussian surface। तो देखो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस हमें क्या बताना चाह रहे थे, जो आपका टोटल फ्लक्स होगा थ्रू गॉसियन सरफेस वो हमेशा Q enclosed by एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। यानी कायदे से अगर हम बात कर लें तो टोटल फ्लक्स इज नथिंग बट E डॉट ds, इसको फ्लक्स बोलो या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलो, बात एक ही है। सो दिस इज व्हाट आई कैन राइट, सो दिस इज E डॉट ds इक्वल टू Q enclosed डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो Q यहां पे Q enclosed है, यानी चार्ज enclosed by गॉसियन सरफेस। याद रखिएगा जब भी इस लॉ को अप्लाई करेंगे गॉसियन सरफेस के बाहर का चार्ज आप कभी भी नहीं लोगे, यू आर ऑलवेज गोइंग टू इनक्लोज द चार्ज, आप उसी चार्ज को कंसीडर करोगे जो गॉसियन सरफेस के अंदर होगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि यहां पे कोई गॉसियन सरफेस है, मैंने एक एग्जांपल लिया है कि यहां पे कोई गॉसियन सरफेस है और इस गॉसियन सरफेस के अंदर यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, यहाँ पे Q4, यहाँ पे Q5, ठीक है ना। दिस इज द इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, मैंने ये गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि मान लो भैया यहाँ पे गॉसियन सरफेस है। अब आपको बताना है कि भाई इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स का आंसर क्या हो, तो गॉसेस लॉ के स्टेटमेंट पे आप गौर फरमाओ। गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट क्या था, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, जो भी फील्ड लाइन यहां से पास होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट ऑफ द टोटल चार्ज enclosed by गॉसियन सरफेस, चार्ज enclosed by गॉसियन सरफेस। enclosed मतलब इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, आप ढंग से देखो, आप ढंग से देखो इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। अगर मैं यहां पे चार्ज enclosed की बात करूं तो चार्ज इनक्लोज का आंसर क्या होगा आपके पास, Q1 प्लस Q2 प्लस Q5। क्या आप Q3 और Q4 को लोगे, नहीं लोगे, क्योंकि गॉसेस लॉ ने क्या कहा था कि आपने वही चार्ज लेना है
जो गॉसियन सरफेस के अंदर होगा। तो जो गॉसियन सरफेस के अंदर होगा हम सिर्फ उसी चार्ज को यहां पे कंसीडर करेंगे। यानी अगर मैं फ्लक्स का आंसर लिखूं तो बच्चों फ्लक्स का आंसर यहां पे आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q5 डिवाइड बाय एप्सिलॉन। I hope the logic is very much clear to all of you. So we do not need to consider the charges which is going to lie outside Gaussian surface. Law के का एक अपना डेफिनेट पैरामीटर होता है और लॉ हम जब भी अप्लाई करते हैं लॉ के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करते हैं। तो क्योंकि गॉसेस ने हमें सजेस्ट किया था कि चार्ज हमें वो लेना है जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर हो, तो यहां पे चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर लाई कर रहा है। कौन सा चार्ज? Q1 Q2 Q5। तो फ्लक्स का आंसर यहां पे क्या होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q5 डिवाइड बाय एप्सिलॉन। लिख लो। बेटा मीटिंग ओवर होते इमीडिएटली आप रीज्वाइन कर लेना। और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कैसे हो सकती है? क्या बेटा? क्या क्या फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड? तो राशि कुछ कह रहे थे आप। कैमरा ऑन करो बच्चों। ऐसे हम पूछ रहे थे कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कैसे भी हो सकती है? हाँ 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 हाँ, फील्ड का नेचर कुछ भी हो सकता है। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ फ्लक्स को डिफाइन किया। फील्ड का नेचर कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी यूनिफॉर्म, इट कैन बी नॉन यूनिफॉर्म, एनीथिंग। गौरी, निखिल, अदिति, कैमरा ऑन करो बच्चों। परफेक्ट, चलो आगे चलते हैं। तो यहां तक आई गेस जो बेसिक फंडा है गॉसेस का वो क्लियर हो गया। मैं बस बहुत छोटी सी बात आपको समझाना चाह रहा था कि जब भी हम गॉसेस को अप्लाई करेंगे जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमेशा चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ये मेन मुद्दे वाली बात है एंड आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। सो लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। यहां पे एक स्फीयर है, यहां पे एक दूसरा स्फीयर। इस स्फीयर के अंदर मैंने यहां पे चार्ज Q ले लिया और बाहर यहां पे 2Q ले लिया।
दिस इज S1 और दिस इज S2। मैंने यहाँ पे S1 S2 दोनों स्फीयर को ना, दोनों को गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया। दोनों को मैंने क्या कंसिडर किया? गॉसियन सरफेस। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि बेटा फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू बोथ द सरफेस। तो दोनों सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पे पास हो रहा होगा, हमें उसको डिफाइन करना है। बोथ आर गोइंग टू बी अ गॉसियन सरफेस, राइट? दोनों के दोनों यहां पे गॉसियन सरफेस है। बच्चों देखो, फ्लक्स थ्रू वन मतलब हम अंदर वाले की बात करते हैं। अब जो हमारा पहला गॉसियन सरफेस S1 है, ध्यान देना, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा यहां पे चार्ज एनक्लोज कितना है, तो भाई कोई अंधा भी देख के बोलेगा कि भाई चार्ज यहां पे इसके अंदर कितना है? Q है। अरे है ना भाई ऋषभ साहब, चार्ज Q दिख रहा है ना? चलो, तो यहां पे जो φ1 होगा आपका, इसको हम बड़े प्यार से Q/ε0 लिख सकते हैं, और इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं बात करूं फ्लक्स थ्रू 2, यानी दूसरे वाले सरफेस, अगर मैं दूसरे वाले सरफेस के फ्लक्स की बात करूं, तो रिधेश बाबू आप बताएं कि दूसरे वाले सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? क्या क्या क्या? 2Q/, 3Q/ε0। देखो भैया, बहुत सही जवाब दिया रिधेश बाबू ने, बच गए ये, नहीं तो एकदम अभी इनको मैं गाली गलौज कर देता गलत आंसर देते तो। मतलब प्यार वाला गाली गलौज, वो वाला गाली गलौज जो तुम सोच रहे हो, तो मन में आ गया गंदगी, तुम गंदे इंसान हो, मन में गंदगी आती तुम्हारे सीधा। देखो तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भाई अगर आप S2 के थ्रू, यानी दूसरे सरफेस के थ्रू अगर हम यहाँ पे फ्लक्स की बात करें, तो दूसरे सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स का आंसर जो होगा वो 3Q/ε0 होगा। अगेन वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ कि भाई जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय ε0 होता है। तो भाई S2 के अंदर ये भी है और ये भी है, तो वी कैन नॉट इग्नोर Q ऑल्सो। तो आप 2Q तो लोगे ही, साथ में Q भी लोगे, तो टोटल आंसर क्या आ गया? 3Q/ε0। और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इनका रेशियो क्या होगा, तो दोनों को क्या करेंगे हम यहाँ पे? डिवाइड करेंगे, तो भाई ये कैंसिल, ये Q कैंसिल, आंसर इज 1/3। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट वी आर गोइंग टू गेट। तो यहां से हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रेशियो को आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं, राइट? अच्छा, पता है कई बार क्या होता है कि लोग आपके साथ नेक्स्ट लेवल छेड़खानी करेंगे। यहां पे कह देंगे भाई इसके अंदर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक भी डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक मतलब पहले यहां पे क्या था? एयर था, बाद में बदमाशी हुई और बाद में क्या डाल दिया गया? कोई मीडियम डाल दिया गया जिसका रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। तो क्या आप डर जाओगे? नहीं डरना भाई। देखो, अगर हम गॉसेस की बात करें तो गॉसेस फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0 हवा में होता है। हवा मतलब एयर और वैक्यूम में। कोई मीडियम आ गया तो ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। आपको मेरा इशारा समझ में आ गया हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि फ्लक्स इक्वल टू क्या हो गया? Q/ε0 एप्सिलॉन r। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे फ्लक्स को डिफाइन करोगे तो फ्लक्स का आंसर क्या होगा? 5Q/5 एप्सिलॉन नॉट। क्या कोई परेशानी है? ठीक है, तो मीडियम आएगा तब भी नहीं डरना। मीडियम आएगा तब भी हम आंसर को आसानी से डिफाइन कर लेंगे और उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो गॉसेस लॉ होता है, गॉसेस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर हाईली सिमेट्रिक कंडीशंस। जैसे मैंने अभी पीछे वाले एग्जांपल में टेढ़ा मेढ़ा फिगर बना दिया था ना, तो टेढ़ा मेढ़ा फिगर अगर क्वेश्चन में बना हुआ आ जाए और ये कहा गया हो कि वो एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, तो आप उसको गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हो। लेकिन आप खुद से कभी टेढ़ा मेढ़ा फिगर नहीं बना सकते, क्योंकि गॉसेस लॉ का प्राइमरीली कंडीशन है
कि गॉसेस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर हाईली सिमेट्रिक कंडीशंस। मतलब देखो, अगर कहीं पे पॉइंट चार्ज हुआ, अगर कहीं पे पॉइंट चार्ज हुआ, पॉइंट चार्ज के वजह से अगर आपको खुद को गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना हुआ, तो आप हमेशा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, यानी डिग्री ऑफ सिमेट्री शुड बी वेरी हाई। और आपको पता है ये चीज कि स्फेयर का जो डिग्री ऑफ सिमेट्री है वो बहुत हाई होता है। तो जब भी पॉइंट चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से यू ऑलवेज ड्रॉ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। कभी अगर शेल हुआ तो शेल के लिए भी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अगर सॉलिड स्फेयर हुआ, सॉलिड मतलब नॉन कंडक्टिंग वगैरह कुछ मिल गया ऐसा, उस केस में भी आप क्या ड्रॉ करोगे? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। उस केस में भी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अगर बेटे लाइन चार्ज हुआ, कहीं पे भी लाइन चार्ज दिख जाए, तो भाई सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। कंफ्यूज नहीं होना, क्या ड्रॉ करेंगे हम? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये जो सरफेसेस है ना, ये पर्टिकुलर फिगर्स के लिए ऑलरेडी डिफाइंड सरफेसेस है, और हमें यही ड्रॉ करना होगा। लाइन चार्ज दिखेगा हम सिलेंड्रिकल ड्रॉ करेंगे, सॉलिड स्फीयर दिखेगा हम स्फेरिकल ड्रॉ करेंगे, शेल दिखेगा हम स्फेरिकल ड्रॉ करेंगे, पॉइंट चार्ज दिखेगा हम स्फेरिकल ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली अगर आपको दिखा प्लेन शीट ऑफ चार्ज, भाई प्लेन शीट दिख गया, तो प्लेन शीट में भी आप सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हो। प्लेन शीट के बाद अगर हम बात कर लें, तो यहां पे हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर शीट की। स्क्वायर शीट में आप यहां पे क्यूबिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हो। अगर स्क्वायर शीट दिखा तो इसके डिग्री ऑफ सिमेट्री को हाई बनाने के लिए हम क्यूबिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम अप्लाई करेंगे, द डिग्री ऑफ सिमेट्री शुड बी वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। तो मेटालिक स्फीयर में तो भारी ही रहेगा क्या? भाई कोई भी स्फेयर हो, दुनिया का कोई भी स्फेयर हो, हमेशा स्फेरिकल कौन सा सरफेस ड्रॉ करेंगे? मेटालिक हो, नॉन मेटालिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी ड्रॉ करेंगे गॉसियन सरफेस हमेशा स्फेरिकल ड्रॉ करेंगे। आगे चलते हैं, देखो अब मान लो अगर हम प्रूफ फॉर गॉसियन सरफेस की बात करें, मैंने प्रूफ फॉर गॉसेस लॉ की बात करें, तो देखो लेट्स से भाई यहां पे एक पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज की वजह से एट अ डिस्टेंस r, मान लो भाई यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना हो, तो आपको पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये तो पता ही है ना आपको, इतना तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ध्रुव और प्रियांशी कहां चले गए भाई? गायब हो गए क्या? सामने दिखो, सामने। देखो, तो अब यहां पे क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब हम गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे, तो पॉइंट चार्ज के वजह से कैसा ड्रॉ करेंगे बच्चों? स्फेरिकल। तो भाई यहां पे उठाएंगे और इसको ऐसे हम क्या करेंगे भाई? एनक्लोज कर लेंगे। ठीक है जी? ऐसा मैंने अपने आप नहीं कहा, ऐसा गॉसेस ने कहा था कि भाई जब भी पॉइंट चार्ज होगा, डिग्री ऑफ सिमेट्री को हाई बनाना है। तो डिग्री ऑफ सिमेट्री हाई कैसे बनेगा? जब पॉइंट चार्ज के लिए हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। ऐसा लॉ है, ऐसा हमें गॉसेस ने बताया है, ये हम अपने आप नहीं कर रहे। ऐसे हमें ये एडवाइस किया गया था कि जब भी पॉइंट चार्ज दिखेगा एक गोला बना लेना है, तो एक गोला हमने यहां पे बना लिया। ठीक है जी? अब आपको दिख रहा है यहां पे कि भाई इसके अंदर एक क्यू चार्ज को एनक्लोज कर दिया गया है।
जिस पॉइंट पे फील्ड डिफाइन हो रहा है वहां पे एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लो, ये कट कर लिया। इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल, एरिया वेक्टर क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है ना। तो कहां दिखा दिया, बाहर। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां होगा, बाहर की तरफ, यही होगा ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर होगा। तो देखो अगर हम यहां पे फ्लक्स को डिफाइन करें तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, E डॉट ds, यही लिखते हैं ना फ्लक्स, E डॉट ds। अब यहां पे भाई अगर आप प्यार से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में क्या आपको एंगल 0 डिग्री दिखा, क्या आपको एंगल 0 दिखा, नहीं दिखा गौरी, एंगल 0 दिख गया बेटा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जब सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों पैरेलल हो गए ना, दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो भाई यहाँ पे एंगल बना 0, इसका मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, भाई इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सुंदर सा, ई ds, क्योंकि E डॉट ds मतलब E ds cos 0, और cos 0 को हम क्या पुट कर लेंगे 1, तो हमारे पास क्या आ गया भाई, E इंटीग्रल ऑफ ds, इंटीग्रल मतलब सरफेस इंटीग्रल। अब देखो ये कम्बक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता थी, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ds का सरफेस इंटीग्रल क्या होगा भाई, 4 पाई r स्क्वायर। बताया था मैंने आपको कि भाई जहां पे भी ये कम्बक्ट सरफेस इंटीग्रल आएगा, ये सरफेस के पूरे एरिया को डिफाइन करेगा, और जो हमने यहाँ पे एरिया ड्रॉ किया था वो एक स्फीयर था, तो यहाँ पे इसको आप क्या लिख लोगे, 4 पाई r स्क्वायर, ये कम्बक्ट 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल। तो देखो यहाँ पे क्या दिखा आपको भाई, जो टोटल फ्लक्स दिखा क्या वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल दिखा, क्या हमने यहाँ पे गॉसेस लॉ को प्रूव कर लिया, हो गया ना। तो यहां से वी कैन प्रूफ गॉसेस लॉ, तो गॉसेस लॉ को आप आसानी से यहाँ पे प्रूफ कर सकते हो, देख लो, वी हैव यूज्ड द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्रूफ गॉसेस लॉ। ऑल्दो किसी भी लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, बट सीबीएसई वाले पूछ लेते हैं कि भाई गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट लिखो एंड हेंस गिव्स द प्रूविंग फॉर इट, तो जब प्रूफ देना होगा तो हम इस तरीके से प्रूफ देंगे। बच्चों मुश्किल तो नहीं लग रहा, वैसे फिजिक्स तो है बहुत आसान, आपको पता ही है, फिजिक्स में डिफिकल्टी लेवल 0 होता है ना, और सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत जल्दी तुम लोग का ओरल टेस्ट लेने वाला हूं मैं, वाइवा, सरप्राइज वाइवा लूंगा इस बार बताऊंगा नहीं, मौका नहीं दूंगा संभलने का कि बेटा कल लूंगा परसों लूंगा, किसी भी दिन रैंडम तीर चलेगा मेरे तरफ से, और देखता हूं कौन कौन घायल होता है और कौन कौन बचेगा। अदिति तैयार है ना, आगे चलते हैं बच्चों। देखो तो प्रूफ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यहां पर ना एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल क्या है, मतलब इससे एनसीईआरटी कॉन्सेप्चुअल, कि अगर कूलम्स लॉ, जैसे कूलम्स लॉ इन जनरल हम क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, राइट, कूलम्स लॉ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर को फॉलो करता है। अगर कूलम्स लॉ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो जाए तो क्या गॉसेस लॉ अभी भी ट्रू रहेगा, ये कॉन्सेप्चुअल आपसे पूछा जाता है, और इसको आपको मैथमेटिकली प्रूफ करना होता है। आई रिपीट कि अगर कूलम्स लॉ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता तो क्या गॉसेस लॉ ट्रू होता, ध्यान दो भाई, अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आर क्यूब आता, बोलो बच्चों है या नहीं, अगर कूलम में आर क्यूब होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या होता, आर क्यूब, और आर क्यूब होता तो कम्बक्ट यहां पे भी आर क्यूब आता, अरे आता नहीं आता, कहां खो गए तुम लोग यार, आता ना, यस ठीक है, अगर आता तो आपका रिजल्ट क्या आता फिर उस केस में, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यानी गॉसेस लॉ ट्रू नहीं होता। अगर कूलम्स लॉ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अगर आर क्यूब हो जाए, यानी इफ कूलम्स लॉ गेट डिपार्टेड फ्रॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ,
तो गॉसेस लॉ ऑटोमेटिकली डिपार्ट हो जाएगा। समझ गया ना? यानी कूलम खत्म तो गॉसेस भी खत्म। समझ गया ना? तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करता है। लॉजिक क्लियर है? चले आगे। देखो, अब आपको इतनी सी बात तो समझ में आ गई कि भाई जब भी हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि हम हमेशा डिग्री ऑफ सिमेट्री को हाई बनाएंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक आई एम गिविंग यू अगेन एंड अगेन। डिग्री ऑफ सिमेट्री शुड बी वेरी वेरी हाई। ठीक है ना? क्वेश्चन में अगर टेढ़ा मेढ़ा गॉसियन सरफेस दिया हुआ है तो यू कैन एक्सेप्ट। क्वेश्चन में इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हम कुछ भी ले सकते हैं अगर मेंशन है तो। लेकिन अगर आप ड्रॉ करोगे तो आप हमेशा डिग्री ऑफ सिमेट्री को हाई बनाओगे। ठीक है? मतलब स्फीयर बनाओगे, सिलेंडर बनाओगे, डिपेंड्स अपॉन द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दैट यू हैव। ठीक है? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक अगेन इज गोइंग टू बी अ गुड कॉन्सेप्चुअल एंड इट हैज गिवन इन एनसीईआरटी ओनली। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ही है कि गॉसियन सरफेस कैन नेवर पास थ्रू पॉइंट चार्ज। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अगर चाहो कि यहां पे पॉइंट चार्ज है और यहां पे कोई चार्ज क्यू नॉट है और क्यू नॉट से आप गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करो। या तो आप क्यू नॉट को बाहर छोड़ोगे या फिर क्यू नॉट को आप अंदर लोगे। गॉसियन सरफेस कभी भी पॉइंट चार्ज से क्रॉस नहीं करेगा। इसका रीजन कोई बता सकता है मुझे? कैन एनीवन डिफाइन द रीजन फॉर इट कि व्हाई कैन नॉट गॉसियन सरफेस पास थ्रू अ पॉइंट चार्ज? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्चुअल है। देखो, रीजन क्या होता है कि जब भी हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं, जब भी आप बनाते हो, मान लो ये पॉइंट चार्ज है, आपने गॉसियन सरफेस बना दिया। अब गॉसियन सरफेस क्या बनता है? सिमेट्रिकल। मतलब इस चार्ज के वजह से मैं यहां 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 जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा उसका आंसर क्या आएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? उसका आंसर क्या आएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर गॉसियन सरफेस इस पॉइंट चार्ज से क्रॉस हुआ तो इसका मतलब है कि आप इस चार्ज के लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहे हो एंड दैट इज व्हाट के क्यू बाई आर स्क्वायर। भाई किसी भी पॉइंट चार्ज के इसके खुद के लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अनडिफाइन होता है। आप खुद सोचो ना यार, आर को जीरो कर रहे हो आप। नहीं समझ में आया भाई? नहीं समझ में आया? बहुत हाईफाई बात कर दिया क्या मैं? वैसे तो मैं बहुत छोटी छोटी बातें करता हूं। देखो, मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये पॉइंट चार्ज है बच्चों, तो भाई आप एट अ डिस्टेंस आर यहां पे फील्ड डिफाइन कर सकते हो। दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। मैं आपको बोलूं कि बेटा इसी पॉइंट चार्ज पे डिफाइन करना जरा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या आप डिफाइन कर पाओगे? भाई आर को जीरो कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो गया। यू कैन नॉट गोइंग टू हैव अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज के लोकेशन पे हमेशा अनडिफाइंड होता है, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। और अगर आपने गॉसियन सरफेस को पॉइंट चार्ज से क्रॉस करवा दिया तो भाई इसके सरफेस पे यानी इस चार्ज के लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, विच इज इम्पॉसिबल। वो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। तो यही रीजन है कि जब भी हम गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे तो गॉसियन सरफेस कभी भी पॉइंट चार्ज से क्रॉस नहीं होना चाहिए। लॉजिक क्लियर है? क्योंकि अगर वो पॉइंट चार्ज से क्रॉस हुआ तो विल बी एबल टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ लोकेशन ऑफ पॉइंट चार्ज विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। नहीं हो सकता। तो इसलिए आप गॉसियन सरफेस को किसी पॉइंट चार्ज से ड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों? आया समझ में? ये सब ज्ञान की बातें, छोटी छोटी ज्ञान की बातें जो किताबों में नहीं मिलेंगी। प्यार से सुनना पड़ेगा। जैसे प्यार से मैं समझा रहा हूं ना, तो उसी तरीके से प्यार से सुनोगे तो दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। ठीक है ना? लॉजिक क्लियर है? आया? सबको समझ में आ गया? अर्श क्लियर है बेटा? अर्श तुम एकदम उदास उदास से लग रहे हो, सब ठीक तो है? ये हुई ना बात। इंसान का फेस हमेशा स्माइलिंग होना चाहिए, मेरी तरह। वैसे मैं करता नहीं हूँ स्माइल, बहुत रेयर करता हूँ, बट स्टिल। चले आगे चले। देखो, अब आपके सामने भाई क्वेश्चन है।
ये है यहां पे एक हेमिस्फेयर, ठीक है जी, और यहां पे एक चार्ज Q को बाहर प्लेस कर दिया गया, यहां पे Q चार्ज को बाहर प्लेस किया गया, और आपसे पूछा जाता है कि बताओ भाई यहां पे फ्लक्स थ्रू दिस हेमिस्फेयर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस हेमिस्फेयर, इस हेमिस्फेयर के थ्रू फ्लक्स का आंसर क्या होगा बच्चों? जीरो। किसने बोला जीरो? अंश ने बोला। ये अंश अंश की आवाज थी। अरे क्या, तो इतना डर के क्यों बोल रहे हो? जब आंसर सही बोलते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंटली बोला था, बहुत तेज बोला जाता है ताकि सबको सुनाई दे, ठीक है। सो द आंसर इज जीरो। फ्लक्स का आंसर यहाँ पे क्या होगा? जीरो, क्योंकि ये चार्ज यहाँ पे इस हेमिस्फीयर के अंदर नहीं है, और वैसे भी बहुत बेसिक सा लॉजिक है भाई, जितने फील्ड लाइंस यहाँ से घुसेंगे उतने फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकलेंगे, फ्लक्स का आंसर तो जीरो ही आना था, राइट। अब देखो, मान लो इसी हेमिस्फीयर में आपके साथ छेड़खानी हो और प्लस क्यू को इसके अंदर डाल दिया जाए, तो क्या अब फ्लक्स होगा? राशि क्या होगा फ्लक्स का आंसर? सर उसमें क्वेश्चन में यही फिगर गिवन है, और इसको मतलब सिमेट्रिकल बनाने के लिए हम उसको स्क्वायर कंप्लीट कर, जरूरत नहीं है, जब चार्ज को आपने इनक्लोज कर लिया तो फ्लक्स का आंसर सीधा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जब आपने चार्ज को इनक्लोज ही कर लिया तो अब सिमेट्रिकल बनाने की जरूरत यहाँ पे भी नहीं है। जब चार्ज सरफेस के अंदर इनक्लोज है तो फ्लक्स का आंसर सीधा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। खुश हो जाओ, क्लियर है? देखो, अब यहाँ पे फिर से हेमिस्फीयर, और यहाँ पे भाई इसके टिप पे चार्ज दे दिया गया। अब इसके इस केस में आपको इस फिगर को सिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा। सिमेट्रिकल बनाने का मतलब आपको पूरा स्फीयर कंप्लीट करना पड़ेगा। जब भी चार्ज कहीं पे टिप पे प्लेस होना तो आप पूरे फिगर को कंप्लीट कर लो। अब फ्लक्स थ्रू इंटायर स्फीयर, फ्लक्स थ्रू, भाई ये फ्लक्स यहाँ पे इस पूरे स्फीयर के थ्रू फ्लक्स का आंसर क्या होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आधे के थ्रू आंसर क्या होगा? क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में जो आपका टोटल फ्लक्स का आंसर आएगा, यानी फ्लक्स पासिंग थ्रू हेमिस्फीयर का जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा Q बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो जब भी चार्ज टिप पे प्लेस्ड हो तो घबराना नहीं है, फिगर को आपने सिमेट्रिकल बनाना है। क्या बनाना है? सिमेट्रिकल बनाना है। जैसे देखो, मान लो यहां पे एक कंबक्ट, एक कोन है। क्या है ये? कोन। कोन के सेंटर पे यानी यहां पे चार्ज प्लेस कर दिया गया प्लस Q, तो क्या आप घबरा जाओगे? अरे भाई बिल्कुल नहीं घबराना। क्या बनाएंगे इसका हम यहाँ पे? मिरर इमेज। मिरर इमेज बनाया तो फिगर कैसा बन गया? सिमेट्रिकल, हाईली सिमेट्रिकल फिगर। तो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस क्या होगा? पूरा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक कोन के थ्रू क्या हो जाएगा? Q बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो जब भी ऐसे टिप पे प्लेस होगा आपने यहाँ पे क्या करना है भाई? हमेशा मिरर इमेज बनाना है और खुश हो जाना है। मान लो यहाँ पे एक पॉट है, पॉट मतलब पॉट वो वाला पॉट नहीं, फ्लावर पॉट की बात कर रहा हूं भाई, कंफ्यूज मत हो जाना। फ्लावर पॉट, गलती से मैंने पॉट कह दिया, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ये आपका है एक फ्लावर पॉट, और फ्लावर पॉट के टिप पे यहाँ पे चार्ज प्लेस कर दिया प्लस Q। तो क्या घबरा जाओगे? नहीं घबराना। क्या करेंगे? मिरर इमेज। इसी का भाई मिरर इमेज जो होगा ना, आप ऊपर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लोगे, टोटल फ्लक्स थ्रू डबल पॉट Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो फ्लक्स थ्रू वन पॉट होगा उसका आंसर क्या होगा? Q बाई टू एप्सिलॉन नॉट। लॉजिक क्लियर है? लिख लो। फिजिक्स तो है ही आसान, बहुत मजा आ रहा होगा ना करके, एकदम आसान आसान। बस मिरर इमेज बनाते जाओ और खुश होते रहो। चले आगे, चले भाई आगे चलते हैं। मान लो कि भाई यहाँ पे ये क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है जी।
अब इस क्यूब के यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, फिर से क्या बना लेंगे इसका हम, जब भी चार्ज टिप पे प्लेस हो क्या बनाना है, मिरर इमेज, इसके ऊपर एक और क्यूब, ठीक है ना। तो फ्लक्स थ्रू जो एक क्यूबॉइड बन जाएगा एक तरीके से, उसका फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू वन क्यूब क्या होगा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, अब इसमें हमें ये तो समझ में आ गया कि फ्लक्स का आंसर क्या होगा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। कई बार जो कमबख्त लोग हैं ना, आपसे ये पूछते हैं कि भाई टोटल फ्लक्स मत बताओ, बताओ फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब, ईच फेस ऑफ द क्यूब। अब यहां पे ना बच्चों को खतरनाक तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, तो ध्यान दीजिएगा, जिस सरफेस पे चार्ज लाई कर रहा है उस सरफेस के थ्रू फ्लक्स का आंसर जीरो। नहीं आया समझ में भाई, भाई यहीं से तो फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट होंगी ना, तो एक तरीके से इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या हो गया आपका जीरो। अब क्यूब के पास कितने फेस होते हैं, 5, मतलब एवरेज से 6, यहां पे 5 बोल रहा हूं क्योंकि इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो गया जीरो। तो रिमेनिंग फेसेस कितने बच गए, 5 फेसेस। तो फ्लक्स का आंसर क्या होगा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई, यानी फ्लक्स थ्रू रिमेनिंग 5 फेसेस, रिमेनिंग 5 फेसेस। अगर हम बाकी के 5 फेस के थ्रू फ्लक्स का आंसर निकाल लें तो वो आंसर आएगा क्यू बाई 10 एप्सिलॉन नॉट, यानी 5 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये क्यू बाई 10 एप्सिलॉन नॉट आपको यहां पे इसका रिजल्ट मिलेगा। लिखो लिखो, एकदम शर्माना नहीं है। देखो अब आगे चलते हैं, आगे अगर हम बात कर लें यहां पे, तो लेट्स से कि भाई इस क्यूब में अब यहां पे चार्ज यहां प्लेस नहीं, ठीक है जी। अब भाई यहां पे ये चार्ज यहां प्लेस नहीं है, ये चार्ज अंदर है, प्लस क्यू अंदर प्लेस कर दिया। अब अंदर प्लेस करेंगे तो और अच्छी बात है भाई, अगर आप अंदर प्लेस करोगे तो फ्लक्स का आंसर क्या आएगा भाई, तो उसके से फ्लक्स का आंसर सीधा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वंस द चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द क्यूब, तो फ्लक्स का सीधा आंसर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर आपसे पूछा जाए कि बेटे व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस, तो भाई यहां पे तो अब 6 फेस आपको लेने पड़ेंगे। तो वैसे तो भाई देखो टोटल फ्लक्स क्या था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स थ्रू ईच फेस, ईच फेस क्या आएगा भाई, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज क्यूब इज गोइंग टू हैव 6 फेसेस। सो द आंसर फॉर फ्लक्स इज क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बच्चों, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। अब कई बार हरकतें कैसी होती है, देखो मतलब मेरी नहीं, जहां पे क्वेश्चन गिवन दो दिया जाता है, जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो बच्चों को फंसाने की कोशिश करता है, तो उसको हरकतें कहते हैं। तो देखो यहां पे एक स्क्वायर शीट के ऊपर एक चार्ज क्यू को प्लेस कर दिया गया, ध्यान देना, एक स्क्वायर शीट के ऊपर चार्ज क्यू को प्लेस कर दिया गया और कहा गया कि बच्चों इस स्क्वायर शीट के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो क्या आप डर जाओगे, अरे नहीं डरना, मैंने आपको लिखवाया था कि स्क्वायर शीट की वजह से आपको हमेशा क्या बनाना है, एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस बनाना है। तो भाई ऐसा ही फिगर बन जाएगा, ये यहां से एक सर्टेन डिस्टेंस पे चार्ज, देखो ये ऐसा ही फिगर बन जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू इंटायर क्यूब का आंसर क्या आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड फ्लक्स थ्रू ईच फेस क्या आएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके थ्रू आंसर क्या आ गया, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। और ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट क्या आ गया बच्चों, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, तो दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर शीट। अगर इस शीट से हम बात करें, इस शीट से अगर हम बात करें तो फ्लक्स का आंसर क्या आएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में, क्लियर अच्छे से, मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूं, समझ में आता है आप लोगों को।
कई बार ऐसा लगता है पता नहीं मैं समझा पाता हूँ या नहीं समझा पाता। चले आगे चले। राशि तुम एकदम खुश नजर आ रही हो, अच्छे समझ में आ रहा है? यस सर। मतलब तुम खुश नजर आ रही हो, मतलब तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है। समझ तो आ ही रहा है। चलो बढ़िया बढ़िया, आगे चलते हैं। देखो अब थोड़ी सी छेड़खानी और करते हैं। छेड़खानी का यार कोई लेवल नहीं होता, आपको पता ही है ना रिदेश? छेड़खानी हम किसी भी लेवल पे कर सकते हैं। देखो तो अब यहां पे भाई, यहां पे एक चार्ज प्लस क्यू डाल दिया गया। देखो देखो कहां डाल दिया मैंने, ढंग से देखो। मीटिंग ओवर हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लेना, सॉलिड एंगल तक आज पूरा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। यहां पे भाई प्लस क्यू चार्ज डाल दिया गया, राइट? अब क्या है भाई कि आपको पता है गॉसेस क्या कहते हैं? गॉसेस का ये कहना है भाई डिग्री ऑफ सिमेट्री एकदम हाई होनी चाहिए। तो इसका डिग्री ऑफ सिमेट्री बनाने के लिए भाई एक क्यूब यहाँ पे, एक क्यूब इसके ऊपर और एक क्यूब इसके ऊपर, तब जाके एक बड़ा क्यूब बनेगा ना। देखो देखो देखो, फील लो भाई। इस यहाँ पे ऐसे लोकेशन पे चार्ज को हमने प्लेस कर दिया कि इसके लिए यू विल बी रिक्वायरिंग 3 मोर क्यूब्स। भाई 3 और क्यूब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जब एक क्यूब यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे रखोगे तो ये प्लस क्यूब वाला कम्बक कहाँ आ जाएगा? उसके सेंटर पे आ जाएगा, बड़े वाले क्यूब के सेंटर पे आ गया। बड़े क्यूब के सेंटर पे जब आएगा तो फ्लक्स का आंसर बड़े वाले क्यूब के थ्रू क्या होगा भाई? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई पूछेगा कि बेटा व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब, तो कितने नंबर ऑफ क्यूब्स थे यहाँ पे? 4 ही तो थे भाई। 4 क्यूब्स आर देयर। अगर ये 4 क्यूब है तो फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच क्यूब का आंसर क्या होगा? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन। ये ना बड़े कॉमन से क्वेश्चंस हैं, इसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना? मतलब बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। तो दिस इज हाउ वी कैन मेक अ डिग्री ऑफ सिमेट्री हाई। किया हुआ होगा तो आप फटाफट याद कर लोगे। आपको समझ में आ गया कि जब भी एज पे प्लेस करेंगे चार्ज को, जब भी एज पे प्लेस करेंगे विल बी रिक्वायरिंग 3 मोर क्यूब टू मेक अ डिग्री ऑफ सिमेट्री हाई, और बिगर क्यूब के थ्रू फ्लक्स का आंसर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर है बच्चों? चलो आगे चलते हैं और क्यूब वाले का एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, जो कि ये भी बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। मतलब इनका ना रिजल्ट याद रखो, वैसे ही याद रहता है। अब देखो इसमें एक छेड़खानी आपके साथ क्या होगी, आपको बोला जाएगा भाई चार्ज यहां प्लेस कर दिया, यानी वी हैव प्लेस द चार्ज एट वन वर्टिसेस ऑफ अ क्यूब। देखो क्यूब के एक वर्टिसेस पे चार्ज को प्लेस कर दिया। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। यू विल बी रिक्वायरिंग 7 मोर क्यूब्स। अरे देखो 8 नहीं भाई, 7 क्यूब और चाहिए, मतलब टोटल 8 चाहिए। हाँ हाँ हाँ, नेगी साहब समझ गए। तो यहां पे यू विल बी रिक्वायरिंग 7 मोर क्यूब, 7 और क्यूब की जरूरत पड़ेगी टू मेक अ डिग्री ऑफ सिमेट्री वेरी वेरी हाई। तो 7 और क्यूब लेके आओगे तो टोटल क्यूब की संख्या होगी 8। तो एक बहुत बड़ा क्यूब बन जाएगा और उस क्यूब के सेंटर पे चार्ज आ जाएगा। तो भाई उस बहुत बड़े वाले क्यूब के थ्रू फ्लक्स का आंसर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब, अगर मैं ईच क्यूब के थ्रू फ्लक्स निकाल लूं तो भाई वो आ जाएगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। क्या आंसर है भाई? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे अब आपसे एक सवाल और किया जाता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। यहां पे बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं होते, ये तो आसानी से निकल जाता है। ठीक है, पता है भाई 7 और क्यूब लेंगे और एक क्यूब मिला के 8 क्यूब बना के बहुत बड़ा क्यूब बना दिया और ये चार्ज उसके सेंटर पे आ गया, तो ठीक है यार 8 क्यूब थे तो फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब क्या हो गया? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहां पे आपसे पूछा जाता है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ दिस क्यूब। इस क्यूब के सारे फेस के थ्रू आप फ्लक्स निकालो। तो घबराना नहीं है भाई। देखिए यहां पे अगर हम बच्चों बात कर लें तो ये वाला फेस, देखते जाना, ये वाला फेस भाई, ये वाला फेस एकदम अलग अलग कलर से डिफाइन करूंगा ताकि आपको अच्छे से दिख जाए।
और ये वाला फेस, ये तीन फेस ऐसे हैं ना, नहीं ये नहीं, सॉरी एक मिनट गलत दिखा दिया मैंने, ये ब्लू वाला नहीं, ये ब्लू वाला सामने वाला, ये तीन फेस ऐसे हैं। देखो ये जो तीन फेस है ना, ये तीनों आके इस चार्ज के साथ यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो फेसेस विच आर इंटरसेक्टिंग एट प्लस क्यू, ध्यान देना, फेसेस विच आर इंटरसेक्टिंग एट प्लस क्यू, उसके थ्रू फ्लक्स का आंसर होगा जीरो, उसके थ्रू फ्लक्स का आंसर क्या होगा, जीरो। अब बच गए रिमेनिंग तीन फेसेस, तो तीन से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, सो द आंसर इज q बाई 24 इप्सिलॉन। तो फेसेस विच आर इंटरसेक्टिंग एट प्लस क्यू, उनके थ्रू फ्लक्स आपका जीरो होगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज ही यहां पे लाई कर रहा है आपका, ठीक है ना। तो इसलिए ये ऊपर वाला फेस, ये साइड वाला फेस और ये ब्लू वाला फेस, ये देखो तीनों इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ये इधर ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन तीनों के थ्रू यहाँ पे फ्लक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, रिमेनिंग थ्री के थ्रू फ्लक्स करेगा, और वहां पे आंसर क्या होगा आपका, q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, लिख लीजिए। बोलिए सर। मैं ये कह रहा था बेटा कि जो फेस प्लस क्यू के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है ना, उन फेसेस के थ्रू फ्लक्स का आंसर जीरो होगा। बच गए रिमेनिंग थ्री, तो रिमेनिंग थ्री के लिए तीन से डिवाइड कर लेंगे, जैसे डिवाइड करोगे आंसर आएगा q बाई 24 एप्सिलॉन। तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस होगा q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। मीटिंग ओवर होते बेटा दोबारा ज्वाइन करना 10 मिनट के लिए, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट समझाना है आप लोगों को। हेलो, असाइनमेंट की डेडलाइन कब होगा? क्या कहना चाह रहे हैं नेगी साहब? सर जो आपने व्हाट्सएप किए, मैंने व्हाट्सएप किया क्या? हाँ असाइनमेंट करना है ना सॉल्व। सर कब मतलब ये आपके पास काफी टाइम मिलेगा, मैं क्लास अब एक सेकेंड, एक मिनट बच्चों स्टार्ट करो, सब सबको आ जाने दो। देखो, सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। अब हम सॉलिड एंगल की बात करेंगे, राइट? एक सेकेंड,
ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम बात करेंगे अबाउट सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के बारे में डू यू हैव एनी बेसिक आइडिया? कोई बताएगा कुछ? अगर आपने बचपन में फिजिक्स ठीक ठाक तरीके से पढ़ी होगी तो बताया जाता है यूनिट डायमेंशन में कि फिजिकल क्वांटिटीज 3 टाइप की होती हैं भाई। एक फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी डेराइव क्वांटिटी और तीसरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में आपको 2 चीजें पढ़ाई जाती है, बचपन याद दिला रहा हूं मैं आपको। सप्लीमेंट्री में 2 क्वांटिटीज होती हैं, एक लीनियर एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। याद आ रहा है? मतलब बचपन अच्छा नहीं बीता तुम लोगों का। चलो, तो हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट सॉलिड एंगल, राइट। देखो लीनियर एंगल तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता ही होगा लीनियर एंगल क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और आप यहाँ पे खड़े हो एट लोकेशन ए। आप अगर लोकेशन ए से घूमते हुए लोकेशन बी पे आ जाओ, ठीक है ना। लोकेशन ए से घूमते हुए अगर लोकेशन बी पे आ जाओ तो ए से बी तक आने में आप यहाँ पे कुछ एंगल बनाओगे, है ना। ए से बी तक आने में आप यहाँ पे कुछ एंगल बनाओगे और इस एंगल को हम कहते हैं लीनियर एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम? लीनियर एंगल। अर्श और अंश साहब वीडियो ऑन करो ना यार, तुम लोग इतने सुंदर हो देखने में, उसके बाद वीडियो ऑन नहीं करते यार। मैं काला होकर के भी सामने आता हूँ कैमरे के, तुम लोग गोरे गोरे होकर के भी सामने नहीं आते। बिल्कुल। अंश साहब वीडियो ऑन करो यार, देखो। तो यहां पे बच्चों ये लीनियर एंगल है। अब अगर हम बात करें तो लेट्स से मान लो भाई यहां पे ना ये कोन है, कोन। कोन तो पता ही होगा आपको, बर्थडे वाला जो कैप बचपन में पहनते थे, है ना। सबको कैप पहनाया जाता था बर्थडे वाला। तो दिस इज कोन, राइट। इस कोन में अगर हम यहां से, मान लो आप यहां खड़े हो गए, सपोज यहां से आप खड़े होकर के और यहां से इसको देख रहे हो ऐसे, अगर व्यू ले रहे हो यहां से, ठीक है। तो इस व्यू से भाई देखो आप यहां पे ना एक एंगल बनाओगे, ये एंगल बनेगा गोल सा बिल्कुल। क्या आप इस चीज को फील कर पा रहे हो? इस 3D फिगर में ये 2D एंगल बनेगा। एक तो देखो कोन का सेमी वर्टिकल एंगल होता है, वो लीनियर एंगल होता है। लेकिन यहां से अगर आप थोड़ा सा विजुलाइज करो इस गोल से में, अगर एक गोला देखोगे तो ये गोल ऐसे जाएगा और एंड में एक ऐसा एंगल बना देगा। यानी 3D फिगर में 2D एंगल। एंगल कैसा बना? 2D। फिगर कैसा है? 3D। तो सॉलिड एंगल जो है ना भाई, ये हमेशा 3D फिगर में बनता है और 3D फिगर में आपको हमेशा ये 2D एंगल नजर आएगा। क्या नजर आएगा? 2D एंगल नजर आएगा, राइट। और इस कंबक्ट को हम ओम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट होता है एस्टेरेडियन। भाई रेडियन सुना था ना, रेडियन। बचपन में लीनियर एंगल को हम रेडियन से लिखते थे। तो कुछ नहीं करना है, इसके आगे STE लगा देना है। रेडियन है ना भाई, रेडियन। अरे रेडियन, रेडियन सुना था ना, रेडियन, पाई रेडियन। तो उसी तरीके से स्टेरेडियन, STERADIN, स्टेरेडियन। और ये सिंबल क्या हो गया यहाँ पे? ओम। सॉलिड एंगल को हम ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन जनरल अगर हम बात कर लें तो जो सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, यानी स्मॉल एंगल डी ओम is usually gets defined by ds cos theta by r square। अब यहां पे जो ये ds cos theta कंबक्ट है, थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर। एरिया वेक्टर और रेडियस वेक्टर के बीच का ये एंगल होता है आपका। सो दिस इज ds cos theta by r square। तो ये फॉर्मूला होता है जिससे हम सॉलिड एंगल को इवैल्यूएट कर पाते हैं। ये थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा बट अभी यू विल फाइंड योर लॉट ऑफ इंटरेस्ट इनटू इट। अभी 2 मिनट के अंदर ध्यान से सुनते रहो। तो दिस इज ds cos थीटा बाई r स्क्वायर। मान लो यहां पे स्फेयर है, ध्यान से सुनना, यहां पे स्फेयर है। अब अगर इस स्फेयर के लिए हम यहां पे स्मॉल एलिमेंट यहां पे ले लें, दिस इज द एरिया ds। अब ये सॉलिड एंगल यहां पे बनाएगा कुछ, दिस इज d ओम। ये भाई एंगल बन गया d ओम। स्मॉल एरिया ने स्मॉल एंगल बना दिया d ओम, क्योंकि स्फेयर पे भी 2D एंगल बनेगा ना यार। स्फेयर सॉलिड होता है, गोला गोला।
गोले के अंदर भी एंगल ऐसा बनेगा, सॉलिड वाला एंगल ये देखो सॉलिड वाला एंगल ऐसा बनेगा, दिस इज डी ओम। अब इस केस में कंबक्ट एरिया वेक्टर भी बाहर, रेडियस वेक्टर भी बाहर, दोनों वेक्टर कहां होंगे, बाहर की तरफ। एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो क्या इस डी ओम को यहां पे हम ds cos 0 डिवाइड बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। आर इज द वॉट आवर रेडियस। अब अगर दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर दें तो ओम इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ds का इंटीग्रेशन आएगा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओम की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 पाई। यानी स्फेयर के केस में सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या होगी 4 पाई। ये रिजल्ट याद रखिएगा, इन केस ऑफ स्फेयर द वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल इज 4 पाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम प्यारी बात बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा आप लोग का, मजा आ जाएगा बिल्कुल, एकदम फील फैक्टर देने वालों में बढ़िया से फील लेना। देखो यहां पे स्फेयर और इसके अंदर है चार्ज क्यू, इस स्फेयर के अंदर क्या है, चार्ज क्यू है, राइट। अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो यहां पे फ्लक्स का आंसर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है ना, टोटल फ्लक्स क्या आएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे स्फेयर का सॉलिड एंगल, इस पूरे स्फेयर का सॉलिड एंगल क्या होता है 4 पाई, पूरे स्फेयर का सॉलिड एंगल 4 पाई। यानी अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल की बात करूं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी 3D फिगर पर यूनिट सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी रिजल्ट आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रखना है कि भैया फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट सॉलिड एंगल क्या आ गया भाई Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद रखना फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लिखो लिखो, बैकी बैकी बातें हैं, और ऐसी बैकी बातें सीबीएसई में नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा, नॉट इंक्लूडेड इन सीबीएसई सिलेबस। ऐसी कोई भी बहकी बात आपसे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में नहीं की जाएगी। आगे चलते हैं, रब कर दूं इसको, चलो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो आपको ये तो याद रहेगा ना, फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से सुनना, मान लो मेरे प्यारे बच्चों कि भाई यहाँ पे ये हेमिस्फीयर था, क्या था ये हेमिस्फीयर, और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज को प्लेस किया गया। आंसर पता है आपको कि यहाँ पे फ्लक्स का आंसर क्या होता है Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हेमिस्फीयर के केस में सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई, भाई स्फीयर के केस में 4 पाई, तो हेमिस्फीयर में आंसर क्या होगा, अरे बोलो ना यार, 2 पाई नहीं होगा, आधा होगा ना हेमिस्फीयर में। ओ भैया क्या हो गया, 2 पाई होगा ना, तो 2 पाई होगा। और फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल क्या होता है भाई Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हेमिस्फीयर के थ्रू फ्लक्स निकालना हो, तो अगर मैं इसमें हेमिस्फीयर के सॉलिड एंगल से मल्टीप्लाई कर दूं यहां पे ऐसे, तो 2 टाइम्स कैंसिल, क्या आंसर आ गया भाई, लॉजिक क्लियर है। तो मतलब आप सॉलिड एंगल से भी इसका रिजल्ट दे सकते हो ना। वैसे तो हमें पता ही था इसका मिरर इमेज बनाओ, आधा ले लेंगे Q बाई 2 एप्सिलॉन, बट स्टिल यहाँ पे वी कैन गिव द आंसर बाय द हेल्प ऑफ सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल से इसका रिजल्ट निकाल लिया, ठीक है। अब इसी तरीके से एक रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर कोन आए, कोन, तो कोन का आपको पता है सेमी वर्टिकल एंगल थीटा होता है। और अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करूं, सॉलिड एंगल मतलब ये गोल वाला एंगल, ये ब्लू कलर से दिखा देता हूं, ये गोल वाला एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं, राइट। तो ये जो इसका सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होगा, इसको आपने याद रखना है, दिस इज 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये रिजल्ट भाई आप याद रखो, इसको हम चाहेंगे तो निकाल भी सकते हैं, इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, बट डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो दिस इज इन केस ऑफ कोन। अगर हम कोन के केस में सॉलिड एंगल की बात करते हैं तो कोन के केस में जो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आता है वो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आता है। सो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा is the formula for solid angle in case of cone। ठीक है, ध्यान दो। अब मैं आता हूं उस क्वेश्चन पे जिसको मैंने कहा था भाई एक लाइन में कराऊंगा। एक लाइन में देखो, ये रहा डिस्क, यहां से x डिस्टेंस अवे एक चार्ज प्लस q और इसका रेडियस a, और मैंने कहा था इसके थ्रू फ्लक्स निकालो। यही था ना क्वेश्चन, जिसको हमने काफी खतरनाक तरीके से इंटीग्रेट करके एकदम बिल्कुल पागल हो गए, और फिर एंड में आंसर आया q बाई 2 इप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही सॉल्व किया था, है ना भाई। इस पॉइंट चार्ज से जब ये फील्ड लाइन से यहां से बाहर निकलेंगे ऐसे, तो टॉर्च की तरह निकलेंगे, जैसे टॉर्च की लाइट बाहर निकलती है ना ऐसे, तो फील्ड लाइंस भी ऐसे टॉर्च की तरह ऐसे बाहर निकलेंगी, यानी कॉनिकल शेप में बाहर निकलेंगी। यानी फील्ड लाइन जो होंगी वो यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा कवर कर रहा होगा फील्ड लाइन, है ना, ऐसे पास हो रहा होगा यहां से पूरा। एक कॉनिकल शेप यहां पे लेगा, ये 3D फिगर लेगा, राइट। अब आपको पता है कि फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल क्या होता है, Q बाई 4 इप्सिलॉन नॉट। और अगर हम इस केस में यहां पे सेमी वर्टिकल एंगल की बात कर ले तो ये एंगल बना थीटा, ये एंगल थीटा बना। और इस केस में सॉलिड एंगल क्या होता है भाई, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ जी, मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू सीधा डायरेक्ट क्या हो जाएगी, अगर मैं कॉस थीटा को लिखूं तो कॉस थीटा इज x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको उठा के यहां पुट कर लो और ये 2 पाई से 2 टाइम्स कैंसिल, आ गया आंसर। यही आंसर था फ्लक्स का भाई, याद करो, जिसको इंटीग्रेट करके हमने खूब निकाला था और काफी टाइम वेस्ट किया था। देखो सॉलिड एंगल पता हो तो फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल से मल्टीप्लाई किया, आपका गेम ओवर, मतलब क्वेश्चन का गेम ओवर। सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ गया। आया समझ में? तुम लोग टेंशन में क्यों आ गए यार, मुश्किल लग रहा है? आया समझ में? आ गया भाई? गौरी क्लियर है बेटा? गौरी, नेगी साहब, सिर विर हिला दो भाई, ठीक है। ऋषभ, राशि, ध्रुव, यस सर। ठीक है। अदिति क्लियर है बेटा? अंश, अंश आप स्माइल दे दो बस, स्माइल दे दो बस, ठीक है। एंड अर्श क्लियर है बेटा? अर्श, प्रियांशी बेटा क्लियर है? चलो परफेक्ट। तो आपको ये समझ में आ गया कि फटाफट आंसर कैसे निकालना है। अब ध्यान दो, कई बार यही क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भाई ये कोन है और इस कोन के यहां टिप पे चार्ज प्लेस कर दिया गया प्लस क्यू। ध्यान दो, कोन के टिप पे चार्ज प्लेस कर दिया गया प्लस क्यू, और कहा गया कि बेटा बताओ कि यहां पे फ्लक्स का आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर फॉर द फ्लक्स। तो घबराना नहीं, ये सेम क्वेश्चन है भाई। अरे यही तो क्वेश्चन था, भूल गया क्या? ऐसे ही तो क्वेश्चन था ये डिस्क से जो पास हो रहा था, ये सेम क्वेश्चन तो है। तो इसका आंसर सेम होता है भाई। ये देखो, ये x हो गया और ये a हो गया, सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर। लॉजिक क्लियर है? तो चाहे वो डिस्क के लिए क्वेश्चन आ जाए, चाहे कोन के टिप पे प्लेस दो, क्वेश्चन सेम हो गया भाई। देयर इज नो डिफरेंस इन अ क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन विल रिमेन इंटैक्ट। ध्यान दो, अब यहां पे मान लो, अब यहां पे चार्ज प्लस क्यू को अंदर लेके आ गए, राशि क्या होगा बेटा आंसर फ्लक्स का? व्हाट विल बी द आंसर फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब मैं, आवाज तो नहीं आई बट आई कैन गो थ्रू योर लिपसिंग कि भाई Q बाई एप्सिलॉन नॉट तुम बोल रही थी सर, है ना? ठीक है, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज द फ्लक्स राइट नाउ। इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा अभी वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। मान लो कि यहां से ये x डिस्टेंस ऊपर है और इसका रेडियस r है। ध्यान से सुनना बच्चों,
देखो अब छेड़खानी किस लेवल की होगी। और आपसे कहा गया बेटा फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्वेश्चन को ध्यान से सुना जाए, क्या कहा गया, लेटरल सरफेस एरिया के थ्रू भाई फ्लक्स का आंसर बताओ क्या होगा। तो क्या घबरा जाओगे? अरे बिल्कुल नहीं घबराना। अभी अभी राशि ने हमें बताया था कि टोटल फ्लक्स का आंसर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स थ्रू बेस क्या होगा, जब ये बेस के थ्रू निकालोगे तो ये भी तो कोन ही बन गया, तो इसका आंसर क्या होगा बेस वाले का, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। भाई तो फ्लक्स थ्रू लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल फ्लक्स माइनस फ्लक्स थ्रू बेस, यही तो आंसर होगा। टोटल फ्लक्स में से बेस को हटा दो, टोटल फ्लक्स में से कमबख्त इस बेस को हटा दो, यू विल गेट द आंसर। आपका आंसर आ गया आपके पास, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, फिजिक्स बहुत आसान है। आया समझ में? तो आपने इस कोन के पूरे लेटरल सरफेस एरिया के थ्रू फ्लक्स का आंसर निकाल लिया, वाह मजा आ गया। समझ में नहीं आया हो भाई शर्माना नहीं है, शर्माना पाप होता है, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, पहले बता रहा हूं, अभी शापित कर दूंगा मैं अगर शर्माओगे तो। एकदम पूछते जाना है और कॉन्सेप्ट के साथ खेलते जाना है। चले आगे चले। तो अब तो तुम लोग कोई सा भी क्वेश्चन कर दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है एकदम तुम लोग चीते हो चुके हो, लेपर्ड, किसी भी स्पीड से भागने के लिए तैयार हो। तो आओ एक क्वेश्चन करते हैं, एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि एकदम आसानी से कर दोगे भाई तुम लोग। यहां पे एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के सेंटर पे एक चार्ज प्लेस है प्लस Q, यहां से ये x डिस्टेंस पे है, यहां से भी ये x डिस्टेंस पे है, ये रेडियस a है, ये रेडियस a है। फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू इट्स कर्व सरफेस एरिया, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू इट्स कर्व सरफेस एरिया। निकाल लोगे तुम लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। अब तुम डर नहीं रहे, तुम्हारे चेहरे पे डर गायब हो गया। तो भाई देखो इस केस में भी यहां पे एक कोण ऐसे बन जाएगा, दूसरा कोण ऐसे बन जाएगा। अब आपको पता है कि टोटल फ्लक्स यहां पे क्या होना था, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू बेसिस, जो सिलेंडर के बेसिस है, टॉप मान लो या बेस मान लो, इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर भी कोण नीचे भी कोण, 2 से मल्टीप्लाई है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया का आंसर क्या आएगा, टोटल फ्लक्स माइनस फ्लक्स थ्रू बेसिस। तो भाई यहां से आप इसका आंसर बिल्कुल आसान तरीके से निकाल दोगे। क्लियर है बच्चों? कोई आपत्ति, कोई परेशानी? चलो एक क्वेश्चन और। मान लो बेटा यहां पे एक पॉट है, मैं बार बार गलती कर देता हूं भाई, फ्लावर पॉट है, फ्लावर पॉट, ठीक है। तो ये फ्लावर पॉट है और इस फ्लावर पॉट में x डिस्टेंस नीचे यहां पे एक चार्ज प्लस Q प्लेस किया गया है, इसका रेडियस a, ठीक है जी। और बोला गया फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू इट्स कर्व सरफेस एरिया। ये देखो पूरा कर्व है ना, ये पूरा कर्व, तो इस कर्व के थ्रू इसका फ्लक्स का आंसर क्या होगा, निकाल लोगे तुम लोग। अब तो तुम लोग बिल्कुल एकदम खतरनाक हो चुके हैं। तो यहां पे वही भाई, यहां से ये डिस्टेंस ये कोण बन गया, तो पूरे Q बाई एप्सिलॉन नॉट में से क्या करोगे आप, माइनस Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखो अभी बच्चों गॉसेस लॉ हमारा खत्म नहीं हुआ, राइट, अभी गॉसेस लॉ के काफी एप्लीकेशंस रहते हैं, बट स्टिल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो क्वेश्चंस होंगे, पर्टिकुलरली जो गॉसेस पे बेस्ड भी होंगे,
आप उसको अब अटेम्प्ट कर पाओगे, आपको अटेम्प्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी, बिकॉज ऑलमोस्ट आई डेल्ट विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। सिर्फ हमारा गॉसेस का एप्लीकेशन रहता है, यानी आई विल बी रिक्वायरिंग वन मोर क्लास टू वाइंड अप इट, ठीक है। आई वेंट इनटू डेप्थ, मैं कहीं पे भी बेटा शॉर्टकट नहीं लेता हूं, आई ऑलवेज डिलीवर माई ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, वॉट एवर आई नो आई ऑलवेज वॉन्ट टू डिलीवर दैट। तो इसलिए मैंने शॉर्टकट यूज नहीं किया, आई डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज एज फार एज डिलीवरेंस ऑफ कॉन्सेप्ट इज कंसर्न। तो एक क्लास मुझे और इसके ऊपर लगेगा, इफ आई टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, जहां पे हम लाइन चार्ज, शेल के बारे में, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, या फिर प्लेन शीट ऑफ चार्ज या थिक शीट ऑफ चार्ज, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो एक क्लास और 1.5 घंटे की इस पे ना कम से कम हमें लगाना होगा, तब जाके आपका गॉसेस लॉ पूरा खत्म होगा, यानी चैप्टर 1 को हम कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। तो होपफुली मतलब कि थोड़ा सा मैं आपको ब्रेक दूंगा कि ताकि आप पहले असाइनमेंट सॉल्व कर लो, एंड आई विल कीप क्लास आफ्टर वेडनेसडे। तो वेडनेसडे के बाद ईदर ऑन थर्सडे और फ्राइडे आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो जो क्लास होगा थर्सडे फ्राइडे को मैं रख लूंगा, और उसके बाद फिर हम मतलब कि आगे यहाँ पे मूव अहेड करेंगे और इस चैप्टर को यहाँ पे खत्म करेंगे। मीनवाइल आई हैव गिवन यू एम्पल ऑफ क्वेश्चंस एंड आई अर्ग यू, रिक्वेस्ट यू टू गो विद दैट, वो सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, ठीक है ना। तो फिर कमिंग वीक में थर्सडे या थर्सडे, प्रॉब्ली थर्सडे को क्लास में रखूंगा, और थर्सडे या फ्राइडे को क्लास रख के मैं आपका ये चैप्टर पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है बच्चों। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर।